हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो क्रेश कोर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे लेबोरेटरी वैल्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से हमसे पूछे जाते हैं हमारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबने देखा है कि पिछली क्लास के अंदर भी हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्लास का आज की क्लास है वो क्या है, एक कंटिन्यूएशन पार्ट होगी। तो चलते, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था सीबीसी के बारे में पढ़ लिया था, साथ के साथ हमने देखा था रीनल फंक्शंस क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद हमने देखा था ब्लड कोएगुलेशन स्टडीज। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लीवर फंक्शन टेस्ट। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबोलाइज ऑर्गन है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लीवर हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का क्या है, सबसे बड़ा और ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। साथ के साथ मेजर मेटाबॉलिज्म ऑर्गन, मेजर मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है। मेजर मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उस सब का क्या करता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक ये हमारी एक बॉडी का वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन है, वैसे तो सारे ऑर्गन ही इंपॉर्टेंट है बट ये कुछ ज़्यादा ही हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सारा कुछ इसी के अंदर होता है। क्योंकि जो भी आप खाना खाते हो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन यही होता है, लीवर के अंदर ही होता है। जो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज हो गया उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, सारे मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म के काम है वो सारे के सारे लीवर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो लीवर की इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखें तो लीवर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब भी मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल को, जब भी किसी इंडिविजुअल को क्या रहता है, जब भी किसी इंडिविजुअल को लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, लीवर डिसऑर्डर, तो लीवर डिसऑर्डर्स के अंदर हम मोस्ट कॉमनली क्या कहते हैं? टेस्ट फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट, टेस्ट फॉर लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन है उनको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अब लीवर फंक्शंस को जब आप मॉनिटर कर रहे हो तो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए लीवर की बात करें तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा लीवर का इन्फेक्शन हो जाता है। सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है। और सिरोसिस ऑफ लीवर का मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एल्कोहल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस का एल्कोहल। ध्यान से याद रखना है भाई, एल्कोहल। एल्कोहल इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लीवर सिरोसिस। जो लीवर सिरोसिस के लिए सबसे ज़्यादा कॉज करती है वो कौन है? एल्कोहल है। एल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर सिरोसिस ऑफ लीवर की बात करो तो चार प्रकार का होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर है वो चार प्रकार का होता है। ठीक है, चार प्रकार में सबसे पहले आएगा उसका कार्डियक सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस, बाइलरी सिरोसिस, बाइलरी। उसके बाद आएगा आपका वायरल सिरोसिस ऑफ लीवर। और चौथा टाइप आपका आ जाएगा कार्डियक बाइलरी। चौथा टाइप आएगा आपका एल्कोहल, एल्कोहल। ये चार प्रकार का आपका लीवर सिरोसिस होता है। कोई आपसे पूछे, एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से कि लीवर सिरोसिस के टाइप के, एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे
प्रोजेक्ट होता है। तो लीवर, जब भी आपकी बॉडी के अंदर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, लीवर के फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाते हैं। लीवर का मोस्ट कॉमन हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वो होता है एक तो बाइल का प्रोडक्शन करना, बाइल का प्रोडक्शन। अब बाइल की हेल्प हमें कहाँ चाहिए, बाइल की हेल्प हमें चाहिए डाइजेशन ऑफ फैट, इन डाइजेशन ऑफ फैट सब्सटेंस, फैट सब्सटेंस के डाइजेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आपके बाइल की। बाइल का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लीवर से। लीवर में कहाँ से होता है, हिपेटोसाइट सेल से, हिपेटोसाइट से। अब आपसे कोई पूछे कि लीवर पेरेन्काइमा, लीवर की फंक्शनल सेल है वो कौन सी होती है, तो उसे बोलते हैं अपन हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स आर द लीवर पेरेन्काइमा, ठीक है, लीवर पेरेन्काइमा, लीवर लीवर पेरेन्काइमल सेल्स। लीवर पेरेन्काइमल सेल्स कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स आर द लीवर पेरेन्काइमल सेल्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लीवर पेरेन्काइमल सेल्स क्या है, हिपेटोसाइट सेल्स, उन्हीं को लीवर पेरेन्काइमल सेल्स कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है उस कंडीशन के अंदर लीवर के फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, जिस कंडीशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो तो आपका टोटल बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन, बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है वो बताता हूँ, ठीक है। बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है आपके हीमोलाइसिस से। बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है, हीमोलाइसिस से। हीमोलाइसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, हीमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब भी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, और उस हीमोलाइसिस की वजह से आपका बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। तो बिलिरुबिन है वो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो टोटल बिलिरुबिन होता है वो तो 0.3 से लेके 1.9 mg पर डी तक होता है, और डायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है 0 से लेके 0.3 mg पर डी तक होता है, ठीक है। लीवर फंक्शंस हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों टेस्ट हमारे, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का होता है कि एक तो होता है कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, एक होता है हमारा नॉन कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। जो फेट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल होता है, और एक होता है वाटर अनसोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल होता है वो यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, और जो फेट सोल्यूबल या फिर जो वाटर अनसोल्यूबल होता है वो फीसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि लीवर फेलियर, इन केस ऑफ लीवर फेलियर के केस के अंदर क्या होता है, एल्ब्यूमिन विल बी डिक्रीज एंड बिलिरुबिन इज इंक्रीज। डेफिनेटली एल्ब्यूमिन है वो क्या हो जाएगी, एल्ब्यूमिन विल बी डिक्रीज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है वहीं से क्या होता है, जो ब्लड की जो मेजर प्रोटीन्स है, ठीक है, ब्लड प्रोटीन, लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्या, लीवर होता है। तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और तीसरी पाई जाती है फिब्रिनोजन। ये 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उन तीनों प्रकार की प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे कि एल्ब्यूमिन होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एंटीबॉडी का जब प्रोडक्शन होता है तो अभी हमें बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए ये क्या होता है, ग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी। और फिब्रिनोजन हमारी हेल्प करती है ब्लड की कोएगुलेशन में, ब्लड कोएगुलेशन, ये हमारी मदद करती है ब्लड कोएगुलेशन, ये हमारी मदद करती है ब्लड के कोएगुलेशन। तो ब्लड के कोएगुलेशन के अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि लीवर फंक्शन, जब भी आपकी बॉडी के अंदर लीवर, जब भी आपके पेशेंट की बॉडी के अंदर लीवर डैमेज हो रहा है या फिर लीवर से रिलेटेड कोई भी डिस्फंक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके एल्ब्यूमिन का लेवल है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है,
ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मान लीजिए आपका डिक्रीज हो रहा है, तो जो वाटर है या प्लाज्मा बोल दो जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा विल एस्केप, प्लाज्मा विल एस्केप फ्रॉम द, कहाँ से, प्लाज्मा विल एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से प्लाज्मा एस्केप करना शुरू कर देता है और बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एडिमा, एडिमा अकर, ठीक है। एडिमा हो जाता है, साथ के साथ बॉडी के अंदर हाइपोवोल्यूमिया हो जाता है, हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया क्यों हुआ स्टूडेंट्स, हाइपोवोल्यूमिया इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्लाज्मा था, जो भी वाटर था ब्लड के अंदर, ठीक है, जो भी वेस्कुलर कंपार्टमेंट जो फ्लूइड था वो सारा का सारा बाहर आ चुका है टिश्यूज के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ चुका है, जहाँ पे उसने क्या कर दिया, एडिमा। अब वहाँ पे मतलब वेस्कुलर वॉल्यूम है, वेस्कुलर वॉल्यूम इज डिक्रीज, वेस्कुलर वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट, डिक्रीज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट के दौरान हम ध्यान में रखते हैं और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, टेस्ट करके मॉनिटर करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट अपना एंडोक्राइन फंक्शन। तो ये एंडोक्राइन फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, इन सबका अपना अपना रेस्पॉन्सिबल, ये सबका अपना अपना फंक्शन होता है और ये सारे अपने फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, एंडोक्राइन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, तो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं उनके अंदर क्या आने शुरू हो जाते हैं, अल्ट्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर क्या आने शुरू हो जाते हैं, अल्ट्रेशन आते हैं, वहाँ पर अल्ट्रेशन आने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब वहाँ पर जब अल्ट्रेशन आने शुरू हो गए हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे अब अल्ट्रेशन आ रहे हैं, अल्ट्रेशन आएंगे तो वो बॉडी की फिजियोलॉजी को भी क्या करने लग जाते हैं, हैम्पर करने लग जाते हैं, डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन में हमने यहाँ पे बात करी है ज़्यादा मोटे, जो सबसे मोस्ट कॉमन जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिजीज, मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिजीज है वो मोस्ट कॉमनली थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होती हैं, थायराइड ग्लैंड वो होती हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होती है। तो टीएसएच है, टीएसएच है वो क्या होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होगा, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, आपकी थायराइड ग्लैंड को जाकर के क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड, ये चला जाएगा आपकी थायराइड ग्लैंड के पास। अब ये थायराइड ग्लैंड के पास ये हार्मोन जाकर के क्या करता है, उसको बोलता है कि हाँ जी आप अपने फंक्शन से उनको करो। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, ठीक है। अब सिंथेसिस ऑफ हार्मोन में 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन है, ठीक है। अब मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म, ये नॉर्मल फंक्शनिंग हो गई है, ठीक है, जहाँ से क्या हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड कहाँ से आया, एपी, यहाँ से लिख देता हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आया, टीएसएच आया, टीएसएच आकर के टीएसएच ने क्या किया, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, थायराइड ग्लैंड को बोला कि भैया आप अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन को, ताकि बॉडी की फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली फंक्शन करती है। अब थायराइड ग्लैंड ने क्या किया, मान लीजिए किसी भी डिसऑर्डर की वजह से थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन का सिंथेसिस नहीं कर रही है, तो इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ध्यान रखना, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आप देखोगे कि टीएसएच का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टीएसएच का लेवल इंक्रीज क्यों होगा, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, टीएसएच है, नॉर्मली 2 ml टीएसएच आकर के आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं। नॉर्मली जो 2 ml आपका जो 2 ml क्या बोलते हैं इसको, 2 ml जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आकर के आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। बट इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म
बट इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म के केस के अंदर क्या होगा, TSH है जो थायराइड ग्लैंड है वो अब 2 ml TSH से स्टिमुलेट नहीं हो रही, तो थायराइड ग्लैंड मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, TSH के लेवल को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, इंक्रीज TSH लेवल मतलब 5 ml मान लेते हैं। 5 ml आकर के क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। अब जाकर के इसको सुनाई दे रहा है कि हाँ भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन भेजा है और वो हार्मोन ये कह रहा है कि आपको अपने जो भी फंक्शन है वो करने। तो ध्यान रखने की बात ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब भी थायराइड ग्लैंड के अंदर TSH का लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर, आपके पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर TSH का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कौन सा डिसऑर्डर है, उसको डिसऑर्डर होगा आपका हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होगा, डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं TSH डिक्रीज। अब मान लीजिए TSH का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। TSH का लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। TSH का लेवल डिक्रीज कब होगा, अब ये जो अभी अपने पढ़ा इसका उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो। अभी देखो, मान लीजिए 2 ml आकर के नॉर्मली स्टिमुलेट कर रहा था, 2 ml आकर के स्टिमुलेट कर रहा था कि भैया आप अपने T3 T4 और कैल्सिटोनिन का सिंथेसिस करो, बट 2 ml के स्टिमुलेशन से थायराइड ग्लैंड इतने जो हार्मोन्स प्रोडक्शन कर रही थी, T3 T4, ठीक है, और कैल्सिटोनिन, इनका जो प्रोडक्शन कर रही थी वो इतना प्रोडक्शन कर दिया जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, डेंजरियस है। तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, अब 1 ml, अब उसने क्या किया, 1 ml या उससे भी कम, 1 ml या उससे भी कम उसने क्या किया, TSH रिलीज किया और जाकर के थायराइड ग्लैंड को बोला। इसका मतलब है कि TSH का लेवल अगर कम हो रहा है, अगर TSH का लेवल अगर कम हो रहा है स्टूडेंट, तो TSH का लेवल अगर कम है तो उस कंडीशन के अंदर कौन सा डिसऑर्डर होगा, जब TSH का लेवल क्या हो गया, TSH डिक्रीज, TSH लेवल कम हो गया। इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर फंक्शनिंग कर रही है, थायराइड ग्लैंड क्या कर रही है, ओवर फंक्शनिंग कर रही है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेविस डिसीज। हाइपरथायराइडिज्म का दूसरा नाम क्या है, हाइपरथायराइडिज्म का दूसरा नाम क्या है, ग्रेविस डिसीज। ठीक है, और हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है ओवर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड या एक्सेस फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड की क्या हो गई है, एक्सेसिव फंक्शनिंग हो गई है। तो ये है अपना मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो अब मैं अगर एक सरफेसली अगर बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बची हुई उनके बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो देखिए जो सबसे मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अब हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से। अगर इंसुलिन का लेवल, पेनक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा है, पेनक्रियाज अगर इंसुलिन को कम बना रहा है, इंसुलिन कम बना रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है लेस प्रोडक्शन, यहाँ पर तो नो इंसुलिन, इंसुलिन डिक्रीज या नो इंसुलिन है ही नहीं, बिल्कुल भी पेनक्रियाज प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, तो वो हो गई आपकी डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट। और अगर पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट जितने इंसुलिन की है वो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, मतलब जितनी बॉडी की रिक्वायर्ड अमाउंट में इंसुलिन चाहिए, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन है उतना इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन कौन से कहलाएगी, आपकी डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट। वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकंड या टाइप टाइप 2, ये टाइप 2। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, डायबिटीज टाइप फर्स्ट, यहाँ पर यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू ओनली गिव इंसुलिन। आप
एंटी डायबिटिक एजेंट या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देकर के आपका काम नहीं बनेगा। आपको डायबिटीज टाइप फर्स्ट में ओनली इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसुलिन आपको देना ही पड़ेगा, पेशेंट को इंसुलिन है वो देना ही पड़ेगा। तो मैं वो बताना चाहूँगा इंसुलिन है वो क्या होता है। इंसुलिन है वो सबक्यूटेनियस रूट से लगता है, सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन लगाया जाता है। और जो प्रीफर्ड साइट होती है वो अराउंड द अम्बिलिकस, प्रीफर्ड साइट अराउंड द umbilicus and deltoid muscles, behind scapular region, इन सब के ये क्या होती है, इंसुलिन को लगाने की एडमिनिस्टर करने की सबसे प्रीफर्ड साइट होती है। ध्यान रखने की बात ये होती है स्टूडेंट कि जब भी आप इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो हमें क्या करना है, बार बार रिपीटेडली हमें साइट को चेंज करना है ताकि वहाँ पे फाइब्रोसिस ना हो। ठीक है, ऑलवेज रिपीट द साइट, ऑलवेज चेंज द साइट फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना है, साइट है उसको भी चेंज करना है। मतलब बार बार हमें सिंगल एक ही साइट के ऊपर हमें इंसुलिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है, हमें साइट को बदलते रहना है। ठीक है, साइट को हमें क्या करना है, बदलते रहना है। ठीक है, और जैसे ही आप पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हो उसके 10 से 15 में जिस भी टाइप का आपने इंसुलिन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पेशेंट जब खाना खाना है उससे पहले आपको इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। और आजकल बहुत सारे ऐसे इंसुलिन पेन भी आते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, पेशेंट सेल्फ भी एडमिनिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा डायबिटीज के बारे में। और मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो आपका एक तो आता है डायबिटिक्स इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर इनसफिशिएंट एडीएच और वन इज एडीएच हार्मोन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव वाटर एक्सक्रिएशन फ्रॉम बॉडी। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी से डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, एडीएच हार्मोन का लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी क्या होता है, हमारी बॉडी से जो एक्सेसिव वाटर है उसका एक्सक्रिएशन होना शुरू हो जाता है। और एक्सेसिव वाटर का एक्सक्रिएशन होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये है हमारा डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर किस हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, एडीएच का। एमसीक्यू बन सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो एमसीक्यूज आते हैं उनके अंदर ये आपके लिए मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड शुगर के बारे में हमने अभी अभी देखा है। ठीक है, तो ब्लड शुगर है तो ये तो नॉर्मली क्या है, हमारे इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन से रिलेटेड हो चुका है। ब्लड शुगर है वो तो किससे रिलेटेड हो चुका है, इंसुलिन से रिलेटेड या फिर आपके डायबिटीज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इंसुलिन की बात करें या डायबिटिक ब्लड शुगर की बात करें तो रैंडम ब्लड शुगर का मतलब है कि पेशेंट ने कब खाना खाया कब नहीं खाया उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम डायरेक्टली जब भी हमारे पास पेशेंट आया हमने क्या किया, रैंडम ब्लड शुगर। जब भी आपके पास पेशेंट आता है और आप उसका ब्लड शुगर करते हो और वो
वो कहलाता है आपका रैंडम ब्लड शुगर। मतलब ये आपको कोई टाइमिंग से इतना कोई मतलब नहीं होता, जब पेशेंट आया तभी आपने पेशेंट का ब्लड शुगर चेक कर लिया, तो वो कहलाता है आपका रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल कितना होता है स्टूडेंट? रैंडम ब्लड शुगर का नॉर्मल लेवल होता है 70 to 125 mg/dl। 70 to 125 mg/dl आपके रैंडम ब्लड शुगर होता है। जब भी पेशेंट आया आपने ब्लड शुगर चेक किया, और अगर आपके पेशेंट का जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो अगर 70 to 125 mg/dl के बीच में स्टैंड करता है तो वो है एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल रेंज है। ये क्या है? एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है। और फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है कि पेशेंट को आखिरी बार खाना खाए। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब क्या होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब होता है कि पेशेंट को आखिरी बार खाना खाए 8 से 12 घंटे हो चुके हैं। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कि आपके पेशेंट ने रात को 8 बजे क्या किया? डिनर किया। रात को 8 बजे क्या किया? आपके पेशेंट ने क्या किया? डिनर किया। अब आपका पेशेंट उसके बाद सो गया। पेशेंट स्लीप सो गया। पेशेंट है अवेक। अब पेशेंट अवेक हुआ है कितने बजे? पेशेंट अवेक हुआ आपका 6 AM पे, सुबह 6 बजे उठा है वो। अब आपने पेशेंट का उठते ही, ठीक है, उठते ही आपने क्या किया? ब्लड शुगर चेक कर लिया। ब्लड शुगर टेस्ट, आपने पेशेंट का ब्लड शुगर टेस्ट किया, और ये ब्लड शुगर टेस्ट क्या कहलाता है? फास्टिंग ब्लड शुगर। ये कहलाता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब है कि पेशेंट को आखिरी बार खाना खाए। अब यहाँ पे पेशेंट ने उठने के बाद 6 बजे उठने के बाद कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं लिया, चाय कॉफी पानी कुछ भी नहीं पिया, शायद उठा उठते ही हमने क्या किया? ब्लड शुगर है वो टेस्ट कर लिया, तो वो क्या कहलाता है? आपका फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपके पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर आपके पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 100 mg/dl है, 70 to 100 mg/dl अगर आपके पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है? वो एक नॉर्मल है। ये आपके पेशेंट की नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर फास्टिंग ब्लड शुगर है ये 100 से ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटीज़ के चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद 2 आवर आफ्टर फूड टेकिंग। मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप पेशेंट का ब्लड शुगर चेक करते हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप पेशेंट का ब्लड शुगर चेक करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपके पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल आ रहा है 140 mg/dl से कम, कितना आ रहा है? 140 mg/dl से कम आ रहा है, तो ये है क्या है? ये भी एक नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा 200-250 तक आ रहा है तो ये कंडीशन किसकी तरफ आपको डिनोट करती है? आपको लेके जाती है डायबिटिक कंडीशन की तरफ लेकर के जाती हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारा ब्लड शुगर टेस्ट से रिलेटेड। और ब्लड शुगर टेस्ट में हम रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर करते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है वो आप ध्यान रखना। हर बुक के अंदर आपको डिफर मिलेंगी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे प्रेफर की है वो एक एवरेज वैल्यू आपने प्रेफर किया, जो मोस्ट कॉमनली हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर यूज की जाती है। वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट करी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कार्डियक मार्कर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। कार्डियक मार्कर से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही ये क्रैश कोर्स की क्लासें आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।